हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस नए लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, और इस नए लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कि महात्मा संस्कृति से संबंधित जो अवशेष वगैरह हैं उनके इतिहास के बारे में, और उत्तराखंड के आदि इतिहास के बारे में और हम जानेंगे अब। तो शुरू करते हैं, चलिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के जो आदि इतिहास है, इसका प्रधान स्रोत क्या है? साहित्य है। ठीक है, इसके प्रधान स्रोत क्या है? साहित्य है। प्रधान स्रोत इसका साहित्य है। वैसे तो ये इसकी क्या है, मध्य हिमालय के समतल भूभाग में मिलते हैं। महात्मा संस्कृति से संबंधित विभिन्न अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मध्य हिमालय के, जो मध्य हिमालय होता है हमारा, ये इसके बिल्कुल मध्य वगैरह में इन भागों में जो प्लेन भाग है, यहाँ से ज़्यादा साक्ष्य मिल जाते हैं महात्मा संस्कृति के। तो लेकिन महात्मा संस्कृति के बाद जो आता है हमारा कि आदि इतिहास वाला है, तो इसका जो साहित्य मिला है, इसका जो स्रोत मिले हैं वो कौन से हमारे साहित्य हैं। ठीक है, इनसे याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कूर्मांचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा है। ठीक है, यानी जो वेद वगैरह हैं, वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों में जो है, ये वाला पहन लेते हैं हम। वेदों में जो है हिमालय की तलहटी में बसा हुआ गढ़वाल प्रांत का वर्णन मिलता है वेदों में, यानी गढ़वाल का तो वर्णन मिलता है, लेकिन कूर्मांचल पे बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो है बद्रीनाथ का नाम आया है, और ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु प्रदेश का उल्लेख है। कौशितकी जो ब्राह्मण है उसमें लिखा हुआ है कि वाक देवी का निवास स्थान क्या था? बद्रिक आश्रम में था। ठीक है, बद्री आश्रम में था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदारखंड और मानसखंड नामक दो ग्रंथ हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड की पावनता के बारे में बताते हैं, तो वो कौन से दो ग्रंथ बताते हैं? एक तो बताता है हमारा केदारखंड, और दूसरा कौन सा बताता है? मानसखंड। ठीक है, ये दोनों क्या बताते हैं? उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो मतलब स्कंद पुराण के ही अंश हैं। ठीक है, स्कंद पुराण के अंश हैं। वेदों में तो कहा गया है कि बस गढ़वाल गढ़वाल के बारे में ज़्यादा बताया गया है उसमें, वेदों में। ठीक है, कुमाऊँ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, कुमाऊँ या कूर्मांचल वगैरह, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। और उत्तर कुरु हो गया, उत्तर कुरु का ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें उत्तर कुरु का प्रदेश का उल्लेख मिलता है। और कौशिकी ब्राह्मण में किसका क्या लिखा हुआ है कि वाग्देवी का निवास स्थान जो है वो क्या है? बद्री आश्रम था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारी कि ब्राह्मण ग्रंथों में इसका नाम आया है, और ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें उत्तर कुरु नाम मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण में क्या कहा गया है? और उत्तराखंड की पावनता प्रसन्नता के लिए केदारखंड मानसखंड बने हुए हैं, और जो कि स्कंद पुराण के अंश है। केदारखंड के अनुसार जो शिव जी हैं, उन्होंने क्या माँ पार्वती से क्या कहा था कि हिमालय के 5 खंड हैं, और उन 5 खंडों का मतलब इनका उन्होंने वर्णन किया है, वो किस नाम से किया है? नेपाल हो गया, मानस हो गया, केदार हो गया, जालंधर हो गया, और कश्मीर का वर्णन किया है। ठीक है, इन्हीं नामों से 5 प्रस्तावों में किया है। ठीक है, तो शिव जी ने जो बताया है केदारखंड के अनुसार, या फिर केदारखंड के अनुसार कहा जाए, तो हिमालय का जो वर्णन है वो कितने भागों में बाँटा, हिमालय को कितने भागों में बाँटा है? 5 भागों में बाँटा है। कौन-कौन से भागों में बाँटा है? तो एक हो गया नेपाल हिमालय, फिर हो गया मानस हिमालय, और फिर हो गया केदार हिमालय, और फिर हो गया जालंधर, और एक हो गया कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो इन 5 नामों से प्रस्तावित किया है। ठीक है, और साथ ही इसके साथ ही जो केदारखंड है उसमें पावन एवं स्वर्गीय स्थल गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार भी का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, केदारखंड में क्या है, जो गढ़वाल है हमारा, गढ़वाल की सीमा वगैरह ये भी बता रखी है कि कितना गढ़वाल जो है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, लंबाई कितनी बताई गई है इसकी? 50 योजन लंबाई बताई गई है, और चौड़ाई कितनी बताई गई है? 30 योजन। यानी जो गढ़वाल है, ठीक है, गढ़वाल जो है वो लंबा कितना है? लंबा तो है 50 योजन, और चौड़ा कितना है? चौड़ा है ये 30 योजन। तो लगभग ये 50 योजन, लगभग ये 200 किलोमीटर के आसपास या 200 मील के आसपास हो गया, और ये कितना हो गया? लगभग 120 मील के आसपास। ठीक है, ये इतना मील में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 120 और 200, 120 चौड़ाई हो गई, 200 लंबाई हो गई, और अगर लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो 30 किलोमीटर ये चौड़ा हो गया, और 50 किलोमीटर ये लंबा हो गया। ठीक है, ये बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो गंगा द्वार है, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, गंगा द्वार ही किसे कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं, से लेकर श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक का, और टोंस जो कि तमसा, जो कि वर्तमान में किस नाम से है? टोंस के नाम से जानी जाती है, वहाँ से लेके बौद्धांचल या नंदा पर्वत तक फैला हुआ है ये। ठीक है, ये बताया गया है। क्या बताया गया है कि हरिद्वार से लेके जो ऊपर हिमालय है, हिमालय सफ़ेद हिमालय वहाँ तक फैला हुआ है, और जो यहाँ पे टोंस नदी पड़ती है, टोंस नदी से लेके
जो ये नंदा देवी पर्वत है, नंदागिरी नंदा देवी या फिर इसे बौद्धांचल हो गया, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बताया, ये गढ़वाल मंडल का या गढ़वाल का जो है विस्तार बताया गया है, कितना फैला हुआ है, ठीक है। और बधाड़ एक पट्टी में ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी भी है। तो बधाड़ क्या एक पट्टी नहीं है बल्कि एक पर्वत श्रेणी भी है, जो कि काफ़ी सारे पर्वतों पर्वत श्रेणी क्या होती है, जैसे एक पर्वत हुआ तो एक पर्वत हो गया, लेकिन पर्वतों के साथ एक एक पर्वत, दो पर्वत, दो तीन चार पांच पर्वत बन जाते, तो वो क्या बन जाती है, पर्वतों की श्रेणी बन जाती है, ठीक है। जो आज भी गढ़वाल और कुमाऊँ से गढ़वाल को कुमाऊँ से अलग करती है, ठीक है। और यह इतना पुनीत स्थान है कि जिसमें जन्म लेने के लिए भी देवता भी तरसते हैं, ये बताया गया है इसमें, ठीक है, केदारखंड में। ठीक है, अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम जल्दी से कि केदारखंड में क्या बताया गया है। केदारखंड में जो है गढ़वाल के लंबाई चौड़ाई बताई गई है, 50 योजन लंबाई और 30 योजन चौड़ाई बताई गई है। इसका विस्तार बताया गया है कि हाँ, गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेके ये श्वेत हिमालय तक है, और इधर पश्चिम में टोंस या तमसा नदी से लेके कि तमसा नदी से लेकर के इधर पूरब में जो बधाड़ या नंदा देवी पर्वत है, और बधाड़ नंदा देवी पर्वत क्या है, पर्वत श्रेणी है ये, ठीक है। और यहाँ तक फैला हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना पुनीत पुनीत यानी पवित्र स्थल है कि यहाँ पे जन्म देवता जो हैं वो भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसके बारे में वर्णन किया हुआ है, जो है क्या लिखा हुआ है कि इति तत् परम स्थानम देवनाम अपि दुर्लभम, यानी देवों के लिए भी दुर्लभ है, ठीक है। पंचाशत योनायाम त्रिशद योजन विस्तृतम, यानी 50 यानी 50 योजन ये लंबा है, और त्रिशद योजन ये चौड़ा है, विस्तृत है ना। और इदम इदम वे स्वर्ग गमनम ना पृथ्वी तामहु विभो। अब इसका तो खैर मुझे मतलब पता नहीं, कि वही होगा कि इदम वे स्वर्ग गमनम, यानी यहाँ से कुछ स्वर्ग जाने की बात भी कही है क्या, यहाँ से वे स्वर्ग गए थे, ना पृथ्वी तामहु विभो। खैर इसके बारे में मुझे इतनी संस्कृत भी नहीं आती, तो बाकी जो ये मिलता मिलता था इससे मैंने आपको बता दिया ये। और इसका ज़्यादा इतना वो भी नहीं है, बस ये मेन चीज़ ये याद रखो कि हाँ, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये, और मतलब वो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में, जैसे ध्रुव हो गया, सागर हो गया, दिलीप हो गया, भगीरथ हो गया, प्रहलाद हो गया, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने भी यहाँ पे तपस्या की है, ठीक है। केदार मंडल में मतलब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ तपस्या भी की है। और ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री वेदव्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी, ठीक है। बद्रिकाश्रम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बद्रिकाश्रम में रचना की थी, किसकी रचना की थी, ये जो षष्ठी लक्षणम है, षष्ठी लक्ष्य संहिता है, ठीक है। किसकी, षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना है, और ये किसने की है, वेद व्यास जी ने की है, ठीक है। और इसके बाद आ गया हमारा, जन्मेजय ने ब्राह्मण हत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा का नामक स्थान पर वेद व्यास जी से महाभारत कथा सुनी थी, ठीक है। कौन सी गुफा में सुनी थी, व्यास गुफा में सुनी थी। किसने सुनी थी, जन्मेजय ने जब ब्रह्म हत्या कर दी थी, ब्रह्म या ब्राह्मण हत्या कर दी थी जन्मेजय ने, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो यहाँ आया था बद्रिकाश्रम में, और वेद व्यास जी से क्या सुना था, महाभारत की कथा की कहानी सुनी थी, ठीक है। और इसी ग्रंथ में जो देवप्रयाग है उसकी प्रशंसा एक सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है। यानी जो ये ग्रंथ है, जो ये षष्टिलक्ष्य संहिता वगैरह ये जो पढ़ा था हमने अभी, इसी ग्रंथ में देवप्रयाग की जो प्रशंसा की गई है वो किस में की गई है, 1000 से अधिक श्लोकों में की गई है, ठीक है। उसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, ठीक है। तो देवप्रयाग को क्या कहा गया है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक, ठीक है, ये कहा गया है इसमें। और बाकी हमारे पास काफ़ी बुकें हैं, BS नेगी है और परीक्षावाणी है वगैरह। BS नेगी में ये है कि हमारे पास हाँ फैक्ट हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, ये है कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि हो गया, समग्र पापों का विनाशक हो गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, पीछे का क्या बात है, कहाँ से कहा गया है, कहाँ क्या है, ये चीज़ जानने के लिए हमें इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार श्री क्षेत्र क्या हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, कि महिमा का गान करते हुए कहा गया है। यहाँ पर सतनय संग नरेश के ने कोलासुर का वध किया था, ठीक है। कोलासुर का वध किसने किया था, सतनय संग के नरेश ने, ठीक है। मानस खंड में उत्तराखंड के पूर्वी भाग, अब बात करते हैं मानस खंड की, ठीक है। मानस खंड में क्या है, उत्तराखंड का पूर्वी भाग जो है वो, जो कि कुमाऊँ हो गया या कूर्मांचल हो गया, इसका वर्णन मिलता है मानस खंड में। अभी हमने क्या देखा, केदारखंड में किसका वर्णन है, गढ़वाल के बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। अब हम बात करें मानस खंड की, तो मानस खंड में किसका वर्णन होगा, कुमाऊँ क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। मानस खंड में जो वर्णन है विष्णु के कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। यानी जो मानस खंड जो स्टार्ट होता है, उसमें जो वर्णन स्टार्ट होता है वो किससे होता है, कि भगवान विष्णु ने जो कूर्म अवतार लिया था और जो वहाँ से सृष्टि जो आरंभ हुई थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इस ग्रंथ में कुमाऊँ की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ लिखा है कि यहाँ अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण, राम, लक्ष्मण, सीता तथा द्वापर युग में दुशासन आदि कूर्मांचल में पहुँचे थे, ठीक है। यहाँ पे आए थे, मतलब ये सब लोग, इसे ये बताया गया है, ठीक है। और दक्ष यज्ञ के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या भी की थी, ठीक है। जो दक्ष जो यज्ञ था उसके पश्चात
शिव जी ने कहाँ तपस्या करी थी? जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पे कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिव जी ने कहाँ तपस्या की थी? जागेश्वर में की थी और यहीं पे किसका जन्म हुआ था? कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? कार्तिकेय स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कार्तिकेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो कहाँ हुआ था? जागेश्वर में हुआ था, ठीक है? इसी ग्रंथ के अनुसार, यानी जो हम स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार द्रोण हो गया, कौशिक हो गया, सत्यव्रत हो गया, गर्ग हो गया, मार्कंडेय हो गया और सुतह ब्रह्मे ने इसी क्षेत्र पे तपस्या करी थी। अब तपस्या का तो खैर यही है कि सबने लगभग जो मेन चीज़ें हैं वो तपस्या करी होगी यहाँ पे, ठीक है? महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो ऋषि धौम्य सम्राट थे, वो युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताते हैं कि जो वन पर्व है, वन पर्व महाभारत का, उसमें उसमें जो है, जो ऋषि धौम्य सम्राट थे वो किसे बताते हैं? ऋषि धौम्य जो है वो ये सम्राट युधिष्ठिर को बताते हैं, ठीक है? युधिष्ठिर को बताते हैं कि हाँ, हमारे देश में, भारत में ही जो ये तीर्थ केंद्र हैं, ऐसा-ऐसा करके, ठीक है? तो इसमें बताते हैं क्या है कि राजन, सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो और अपने उद्गम स्थल से बहती हुई उत्तुंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थल पर मंथर गति से गतिमान होती है, उसे गंगा द्वार कहते हैं। मंथर गति से यानी जब ये देखो, ये लिखा है ना, उत्तुंग शिखरों यानी ऊँचे शिखरों को पार करते हुए जब ये गंगा नदी यहाँ से आती है और ये मैदान में प्रवेश करती है, यानी ये किसकी बात कर रहा है? मंथर गति की। मंथर गति थोड़ी-सी मतलब हल्की वो हो जाती है, रुक जाती, कम हो जाती है। उसे कहते हैं गंगा द्वार। अब पहाड़ों पे उतरने पे पहला वो मैदानी क्षेत्र कौन-सा पड़ता है? हरिद्वार पड़ता है हमारा, तो ये किसका वर्णन किया गया है? गंगा द्वार का वर्णन किया गया है, जो कि गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान है, ठीक है? फिर आगे सनत कुमार एवं ब्रह्म ऋषियों ने भी इस स्थान पर पुण्य प्राप्त करके पवित्र कनखल, कहाँ? पवित्र कनखल, वर्तमान में गंगाद्वार हरिद्वार को कहते हैं और कनखल नगर जो है वो हरिद्वार के सन्निकट है, ठीक है? यहाँ की यात्रा करी थी इन्होंने, ठीक है? सनत कुमार हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए, इन्होंने भी क्या है, पुण्य प्राप्त करके यहीं की वो करी थी, यात्रा करी थी, ठीक है? और प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था ये पर्वत? यह क्षेत्र हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। वन पर्व के अनुसार पांडवों ने जब बद्रीनाथ की यात्रा करी थी, तो दुर्गम पर्वतों की विषम जलवायु को देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि वह द्रौपदी तथा अन्य सेवकों के साथ गंगा द्वार में तब तक निवास करे जब तक वे बद्रीनाथ, गंधमादन हो गया, कैलाश हो गया आदि की यात्रा करके वापस न लौट आएँ, ठीक है? यानी जो भीमसेन युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर बड़े भाई जो थे, उन्होंने कहा था भीमसेन से कि हाँ, आप जो है, अब आगे जो आने वाला मार्ग है वो बहुत कठिन है वहाँ पे, क्योंकि अब इतने पहाड़ पे जाना है, चढ़ना है सबके साथ, तो इतने लोग नहीं जा पाएँगे। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आराम करो, जब हम वापस लौट के आ जाएँगे तो फिर चलेंगे, ठीक है? और बाकी ये इसका श्लोक लिखा हुआ है, माम गमन मा कांग गंग द्वारे समाहिता। खैर, ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि अंत में यह निश्चय किया गया कि वे सभी तीर्थ यात्रा पर जाएँगे। लास्ट में उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, सभी जाएँगे, अब कोई नहीं रुकेगा। तो उसके बाद वे कहाँ पहुँचे? फिर सुबाहु विषय पहुँचे। सुबाहु विषय जो हो गया हमारा लगभग, यानी सुबाहु की राजधानी कहते हैं श्रीनगर, यानी ये लगभग श्रीनगर के आस-पास पहुँचे, क्षेत्र के आस-पास पहुँचे, ठीक है? वहाँ अपने सेवकों और सामग्री को रखकर वे पैदल ही, सेवकों को उन्होंने वहीं रोका, फिर सामग्री वगैरह सारा सामान उन्होंने अपना वहीं रखा और हिमवंत गिरी के लिए चल दिए, ठीक है? अनेक सरोवरों, सरिताओं, वनों से युक्त पर्वतों को पार करते हुए मलेच्छ गणों के देश देखे इन्होंने, ठीक है? किसके देश देखे? मलेच्छ गणों के देश देखे इन्होंने, ठीक है? नदी वगैरह सारे पर्वत पार करते हुए, ठीक है? वही ते व्यतीत्य बहुदेशानन्तराश्च कुरूनपि ददर्शु विद्या सचर्य कैलाशम पर्वतोत्तम, ठीक है? कैलाश पर्वत वगैरह तक पहुँचे, ठीक है? अंत में उत्तर कुरु आदि देशों में भ्रमण कर वे कैलाश पहुँचे। नर नारायण पर्वत देखा उन्होंने, बद्री पर्वत देखा, गंधमादन देखा, देखा, आदि तीर्थों के दर्शनार्थ गए और उसके बाद क्या है, इन तीर्थों में विचरण करने के पश्चात उन्होंने मैनाक हो गया, मंदर हो गया, मेरू हो गया, आदि पर्वत शिखरों को भी देखा था, ठीक है? इन्होंने कौन-कौन से पर्वत शिखरों को देखा था? मैनाक हो गया, मंदर हो गया, सुमेरु वगैरह, ये जो भी है, इन्होंने पर्वतों को देखा था यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद पश्चात वे सुबाहु विषय वापस लौटे ये, और घूमने के बाद जहाँ पे इन्होंने अपना जो सामान और दासों को रखा था, जहाँ से अपने सेवकों और सामान को लेकर वे दामुन होते हुए अपने आश्रम लौट आए थे, ठीक है? इस यात्रा के विवरण में सर्वाधिक जो पर्वत है एवं हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल के सबसे प्राचीन नाम प्रतीत होते हैं, ठीक है? मतलब पर्वत का प्रयोग किया गया है, हिमवत का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या माना जा रहा है कि ये बहुत प्राचीन नाम थे, किसके? कुमाऊँ और गढ़वाल वगैरह के ही ये प्राचीन नाम थे, ठीक है? फिर बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से, यशवंत सिंह कटौच के अनुसार जो गढ़वाल, कुमाऊँ और उसके आसपास का प्रदेश है वो उत्तर कुरु का ही एक अंग रहा होगा, ठीक है? उत्तर कुरु का ही एक अंग था, जो मतलब उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु वगैरह बताया गया है। तो उत्तर कुरु तो यही माना है हमारा कि उसमें ये अपना ये आता था, गढ़वाल, कुमाऊँ वगैरह जो अपना यहीं आता था। फिर एक दक्षिण कुरु है, दक्षिण कुरु में क्या आता है? मेरठ आता है, हस्तिनापुर वगैरह क्षेत्र आता है, ठीक है? ये किसमें आता है?
दक्षिण कुरु में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसका ही अंग था। और उसके सबसे दक्षिणवर्ती भाग के महानस्म काल में सीमित मात्रा में कृषि कार्य के परिचायक थे, तथापि इस क्षेत्र में कृषि के व्यापक विस्तार का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? कुरुजनों को दिया जा सकता है, ठीक है। जो ये जो क्षेत्र है दक्षिणतम भाग में, वैसे तो यहीं दक्षिणतम भाग में चलता था, वही हो गया अपना ये नीचे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया ज़्यादातर, कि यहाँ पे कृषि ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जो यहाँ इस क्षेत्र में था, जो इस क्षेत्र में कृषि का विस्तार का श्रेय जाता है वो किससे जाता है? कुरुजनों को जाता है, ठीक है, दिया जा सकता है। महाकाव्य काल में जो मध्य हिमालय था, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है। ये मैंने पहली बात रखी कि मध्य हिमालय जो है उसका बीच में जो भाग है वो उत्तराखंड है, का भौगोलिक एवं राजनीतिक चित्र कुछ अधिक स्पष्टता के साथ मिलता है, ठीक है, महाकाव्य काल में। और क्योंकि अब इसमें सारी चीज़ें बता रखी थी कि हाँ गंगा के, अब जैसे वो बताया था कि धौम्य ऋषि ने वगैरह ने, कि जो तीर्थ स्थलों में, कि हाँ वही उत्तुंग शिखर को पार करते हुए गंगा जहाँ पे मंथर गति से बहती है, वो क्या है? वो हरिद्वार है, मतलब गंगा द्वार है, तो गंगा द्वार वही हो गया हरिद्वार, ठीक है। मतलब ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताया गया था इसमें, ठीक है। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु दक्षिण कुरु दो देशों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, ठीक है। उत्तर कुरु मैंने भी बताया कि उत्तर कुरु कौन सा हो गया, वही गढ़वाल कुमाऊं वाला। दक्षिण कुरु कौन सा हो गया? मेरठ हस्तिनापुर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का वर्णन जो इसमें मिलता है आदि पर्व में मिलता है, महाभारत के किस पर्व में मिलता है? आदि पर्व में मिलता है। इस काल में भी उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर कुरु के अंतर्गत था। सभा पर्व में भारत द्वारा वर्णित उत्तर दिग्विजय प्रसंग में उत्तराखंड की भौगोलिक एवं जातीय व्यवस्था को संदर्भित किया गया है। किसमें? उत्तर दिग्विजय प्रसंग में, ठीक है। कौन से प्रसंग में? उत्तर दिग्विजय प्रसंग में क्या बताया गया कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पे जातिगत व्यवस्था कैसी थी, इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। युधिष्ठिर के या राजसूय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से गंगाजल, पुष्प, बल संपन्न औषधियाँ, भार में पिपीलिका, स्वर्ण हो गया, मधु भेंट हो गया, इसमें आया था, भेंट में आया था ये सारी चीज़ें जो हैं उत्तर कुरु देश से। अब उत्तर कुरु देश में क्या आता था? उत्तराखंड आता था। यानी जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो अपने यहाँ से उत्तराखंड से ये चीज़ें वहाँ गई थी उनके भेंट में, ठीक है। इस संदर्भ में यहाँ की जातियों का नाम क्या मिलता है? जागुड़ मिलता है, रामट मिलता है, खस हो गया, तंगड़ हो गया, आदि के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? जागुड़, रामट, खस, तंगड़, यहाँ की जो है जातियों के नाम मिलते हैं। यशवंत सिंह कटोच का मानना है कि उद्योग पर्व में उल्लेखित महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर कौन थे? पर्वतिया। पर्वतीय जो है वो ऋग्वेद के पारावत जो ऋग्वेद थे वहाँ के पारावत जन ही थे, ठीक है। इसका आशय यह है कि गढ़वाल तथा उसका पास पड़ोस जिस भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित था उसे इस काल में भी उत्तर कुरु कहते थे, ठीक है। उत्तर कुरु कहते थे। दुर्योधन के पक्षधर जो थे वो पर्वतीय थे, ऋग्वेद के पारावत जन थे, ठीक है। कौन थे? पारावत जन थे जो पर्वतीय था पक्षधर, है ना। और तो इससे ये आशय हो जाता है कि हाँ गढ़वाल में और उसका पड़ोसी क्षेत्र जो था, जो कि अभी भौगोलिक क्षेत्र था, उसे इस काल में भी क्या कहते थे? उत्तर कुरु ही कहते थे, ठीक है। तथा राजनीतिक दृष्टि से यह स्वतंत्र होते हुए हस्तिनापुर के कुरुओं का मात्र उपायन भेंट करता था, ठीक है। उपायन भेंट करता था बस, ये वैसे तो खुद अपना आराम से स्वतंत्र था ये राजनीतिक दृष्टि से तो, लेकिन क्या है ये मतलब उपायन भेंट करता रहता था। भेंट करना कोई ऐसा वो तो था नहीं। उत्तर कुरु के बाद ये दक्षिण कुरु पड़ता था हमारा हस्तिनापुर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ इकाइयाँ वगैरह वगैरह का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है महाभारत काल में भी। और आदि पर्व के अनुसार क्या कहा गया है कि अर्जुन का जो ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से विवाह जो हुआ था वो गंगा द्वार में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन का विवाह किससे हुआ था? अर्जुन का विवाह जो हुआ था वो हुआ था उलूपी से, और उलूपी कौन थी? नागराज कौरव्य की बेटी थी, ठीक है। नागराज कौरव्य की जो है वो कन्या थी, ठीक है। इसका और कहाँ हुआ था इनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी गंगा द्वार में, ठीक है। यशवंत सिंह कटोच का मत है कि गंगा द्वार जो है तब किसकी राजधानी थी? नागों की एक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। इस प्रकार इस प्रदेश में कुड़िंद विषय का उल्लेख मिलता है। सभा पर्व, अरण्यक पर्व, भीष्म पर्व, तीनों में मिलता है, ठीक है। कुड़िंद विषय का जो उल्लेख मिलता है वो किस किस में मिलता है? सभा पर्व हो गया, अरण्यक पर्व हो गया और भीष्म पर्व हो गया, तीनों जगह इसका उल्लेख मिलता है। और इसका राजा जो है वो कुड़िंद सुबाहु कहा गया है, ठीक है। उसका राजा का नाम क्या बताया गया? राजा कुड़िंद सुबाहु। कुड़िंद विषय ही सुबाहु विषय है। और वनवास काल से लौटते समय पांडवों ने जो है वो सुबाहुपुर में एक रात्रि विश्राम किया था। सुबाहुपुर की पहचान जो किस नाम से किससे की जा रही है? वो अब श्रीनगर से की जाती है, ठीक है। यानी जो पहले जो सुबाहुपुर था वो अब किस नाम से जाना जाता है? वो अब श्रीनगर से नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे बात, ठीक है। इस प्रकार जो महाभारत काल में इस प्रदेश में खस हो गया, तंगा हो गया, तंगड़ हो गया, और क्या कहते हैं किम पुरुष आदि जातियों का अस्तित्व था। और कम से कम 3 राजनीतिक शक्तियाँ स्पष्ट हो जाती है। पहली कौन कौन सी स्पष्ट हो जाती है? पहली हो जाती है हमारी गंगा द्वार वाले क्षेत्र में। गंगा द्वार वाले क्षेत्र में जो नागराज
कौरव्य था, क्योंकि इसकी बेटी जो थी कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह हुआ था। तो पहला तो राज्य यही स्पष्ट हो गया। दूसरा राज्य सतलज से लेके अलकनंदा तक विस्तृत भाग में कुड़िंद राजा सुबाहु। अब सुबाहु के भी बारे में पता चल गया हमें कि हाँ, क्योंकि सुबाहुपुर जो था वो कहाँ पड़ता था, श्रीनगर क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। और मंदाकिनी के उत्तर में संभवतः असुर भाग, यानी ये चमोली वगैरह वाला जो क्षेत्र था वहाँ कौन सा आ गया, असुर बाण था, ठीक है, बाण असुर था। 3 जातियाँ हमें मिल गई, कौन-कौन से, एक तो नागराज हो गया, नागराज कौरव्य हो गया। उसके बाद कौन हो गया हमारा सुबाहुपुर में, सुबाहुपुर यानी सतलज से अलकनंदा तक का क्षेत्र, ठीक है। ये हो गए हमारे सुबाहुपुर वाले, वो कुलिंद हो गए। उसके बाद कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा किसका मिलता है, बाणासुर का। बाणासुर जो कहाँ रहते थे, चमोली या फिर मंदाकिनी के उत्तरी वाले क्षेत्र में, मंदाकिनी के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि ये सारी मध्यमालय के समस्त ये जातियाँ जो है महाभारत की रचना के समय उत्तर कुरुक्षेत्र में निवास करती थी, ठीक है। यशवंत सिंह कटोच का मानना और क्या है कि उत्तर भारत में कांस्य युग के मानव ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। यानी जो यशवंत सिंह कटोच जी हैं वो क्या मानते हैं कि उत्तर भारत में जो है कांस्य युग के मानव ने, जो कांस्य युग का मानव था उसने क्या है 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास जो है वो ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया था। और इस काल में मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हो गया कालकूट हो गया, कुल्लून हो गया, खत्री हो गया, युगंधर हो गया, रंकू हो गया, भारद्वाज हो गया, आदि नामों से अभिहित किया गया है, ठीक है, कुछ जनपदों के नाम। ये जनपद जो है वो कुरु हो गया, उत्तर पांचाल राज्य के उत्तर में अवस्थित थे। ज्ञात होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में कुनिंदों की अनेक शाखाएं ही इस प्रदेश में प्रधान राज्य की शक्तियां थी। इस प्रकार यानी जो 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व से पहले की बात करें, प्रारंभ में स्टार्टिंग की बात करें, तो कुलिंदों की जो अनेक शाखाएं थी वो इस टाइम पे मतलब इस प्रांत में जो है मुख्यतः मानी जाती थी कुलिंदों की शाखाएं। इस प्रकार जो है मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल में कोई भी सार्वभौम सत्ता नहीं थी, यानी कोई एक ऐसी फिक्स सत्ता नहीं थी इस टाइम के बीच में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। फिर सिकंदर के आक्रमण की बात होती है कि हाँ 327 से लगभग 325 के आसपास इन्होंने भारत पे आक्रमण करने के वो करा था। भारतीय अथवा यूनानी किसी भी स्रोत से मध्य हिमालय के उक्त जनपदों पर उसके आधिकारिक अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब क्योंकि जो सिकंदर आया था ये तो हमारे यहाँ व्यास सतलज वगैरह झेलम नदी के तट तक ही आया था, यहाँ तक ही, ठीक है। तो यहाँ से आगे इसकी सेना ने आने से मना कर दिया था। तो अपना तो उत्तराखंड यहाँ पड़ता है, तो इसलिए यहाँ नहीं आया था। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे जो अधिकार था उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आया मौर्यकाल। मौर्यकाल में कालसी सम्राट अशोक था। उसका जो शिला प्रज्ञान की प्राप्ति से प्रमाण होता है कि यह प्रदेश अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था, ठीक है। और राय चौधरी का मानना है कि अशोक के स्तंभों में उत्कीर्ण लेखों से यह सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद हो गया, तराई जनपद, तराई क्षेत्र हो गया, ये भी अशोक साम्राज्य के अंतर्गत था, ठीक है। जो इसके स्तंभ वगैरह लेख हैं, उत्कीर्ण लेख हैं, इससे भी पता चलता है कि ये अशोक था, अशोक सम्राट अशोक, उसके बाद उसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या प्रदेश आ रहे थे, ठीक है। परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों से में शासन पूर्वक कुनिंदों द्वारा होता रहा है, ठीक है। यानी जो पर्वतीय भाग थे अभी मध्य हिमालय वाले, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र थे, यहाँ पे अभी भी कौन है, यहाँ पे अभी भी कुनिंदी हैं, ठीक है। और नीचे कौन पहुँच गए हैं, नीचे तो मौर्य शासन करने लगे हैं प्लेन वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब ये उन्हें ऊपर ही रखा है इन्हें, अब ये डर के मारे नीचे भी नहीं आए होंगे कि हाँ भाई अशोक है, इतना बड़ा साम्राज्य है, उससे कैसे लड़ें। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। और अशोक वगैरह ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हाँ ऊपर पहाड़ों पे जाए, क्योंकि वो दुर्गम रास्ते वैसे ही थे तो, और वो प्लेन में रहने वाले थे तो उन्हें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा नहीं, ठीक है। और इसी काल में जो अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की पहली लहर पहुंची होगी। और शुंग काल में मध्य हिमालय का जो कुलिंद जनपद है देहरादून समेत पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा, ठीक है। जो शुंग काल था उस टाइम पे ये पूर्ण संपत पूरा जो है ये स्वतंत्र रहा होगा कुलिंद शुंगों के काल में, ठीक है। और यद्यपि सेना पानी में प्राप्त स्तूप या भग्नावशेष से अभी का जिनका अध्ययन अभी नहीं हुआ है, अनुमानित किया जाता है कि ये शुंगकालीन ही हैं, ठीक है। जो यानी ये जो शुंगकालीन हैं, किंतु यह वन प्रदेश भी उनके अधिकार में नहीं था, किंतु यह वन प्रदेश भी उनके अधिकार में नहीं था, ठीक है। जो सेना पानी है, सेना पानी, यहाँ से जो स्तूप मिले हैं, जो भग्नावशेष मिले हैं, जो मतलब नष्ट हो चुके हैं, भग्नावशेष, वहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो है ये जो सब जो है ये किसके काल के थे, शुंग के काल के थे, ठीक है। और बस यही है। फिर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो हमारे ये जो कुनिंद सत्ता थी, इन ये जो कहाँ से कहाँ कब से कब तक रही, 200 से 300 ईसा 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रही, इन्होंने शासन किया।
और 200 से 300 ईसा पूर्व नहीं होगा, ये 200 से 300 ईस्वी तक होगा शायद ये। यहाँ तक शासन किया और इनकी जो स्रोत है वो एकमात्र स्रोत क्या है, इनकी मुद्राएँ हैं, ठीक है। इन यहाँ से 3 प्रकार की मुद्राएँ बनी हैं। कौन-कौन सी? पहली तो है हमारी अमोघवती प्रकार की मुद्राएँ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएँ और उसके बाद तीसरा हो गया हमारा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमोघवती प्रकार की मुद्राएँ। अमोघवती कौन हो गया? कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक हो गया। अब हमें ये पता तो है नहीं कि हाँ, ये अमोघवती जो था वो कुनिंदों का सबसे प्रतापी राजा था, नहीं था, क्या था? लेकिन हमें ये है कि हाँ, हमें इसके अभिलेख मिले हमें, इसके सिक्के वगैरह मिले, इसके नाम से सिक्के चलते थे कि हाँ, राजा अमोघवती का सिक्का है ये। बाकी इतना कोई सिक्का फ़ेमस नहीं था। तो यानी जब जिस आदमी के नाम से सिक्के खुद के नाम से सिक्के चल रहे हैं, वो क्या होगा, बहुत प्रतापी तो होगा, इसलिए उसको कहा गया है सबसे प्रतापी राजा था। अतः स्पष्ट है कि अमोघवती प्रकार की मुद्राएँ उस प्रतापी के राजा के नाम से थी, ठीक है? जो अमोघवती प्रकार की मुद्राएँ रखी गई थी, वो किस लिए रखी गई थी? क्योंकि राजा बहुत प्रतापी था, उसने अपने नाम के लिए फिर मुद्राएँ निकलने लगी इसके नाम की, ठीक है? और ये कैसी मिली है? रजत और ताम्र मुद्राएँ मिली हैं तथा उन पर अपूर्ण मुद्रा लेख हुआ है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में या मात्र ब्राह्मी लिपि में मिलता है, ठीक है? यानी इन पे अपूर्ण मुद्रा लेख है, लेकिन किस धातु की बनी हुई है? तो ये बनी है रजत की और तांबे की, यानी चांदी की और तांबे की, ताम्र की धातु की बनी हुई है ये, ठीक हो गया? इसके बाद बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएँ। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएँ हैं, वो हमें कहाँ से मिली हैं? इनमें अल्मोड़ा जनपद में मिली 4 मुद्राएँ जो हैं, वो ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में रखी हुई हैं, ठीक है? जो अल्मोड़ा से मिली थी 4 मुद्राएँ, वो कहाँ रखी हुई हैं? लंदन में रखी हुई हैं। उसके बाद जो कत्यूरी घाटी में 54 मुद्राएँ मिली हैं, ठीक है? और जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में कितने प्रकार की मुद्रा मिली हैं अल्मोड़ा प्रकार की? ये 54 मुद्राएँ मिली हैं, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएँ कहाँ से मिली हैं? कत्यूर घाटी में मिली हैं, ठीक हो गया? फिर उसके बाद बात करते हैं चत्रेश्वर की। चत्रेश्वर में क्या-क्या रखा है? तो चत्रेश्वर में पढ़ेंगे हम, तो यह मुद्राएँ जो हैं वो कुनिंदों की मान्यता के अनुसार अधिष्ठाता देव जो चत्रेश्वर थे या छत्रेश्वर थे, इनके नाम पर निर्गत की गई होंगी, ठीक है? किसके नाम पे निर्गत की होंगी? चत्रेश्वर या छत्रेश्वर के नाम पे निर्गत की होंगी, ठीक है? कुषाणों के शासनकाल में भी पहली सदी से तीसरी सदी तक, पहली जो फर्स्ट सदी है, वहाँ से लेके तीसरी सदी तक कुनिंदों की सत्ता स्वतंत्र सत्ता थी, ठीक है? यानी कुनिंद जो थे वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। तो इनकी तीसरी जो मुद्राएँ थी वो कौन-सी थी? चत्रेश्वर या छत्रेश्वर मुद्राएँ मिलती थी, ठीक है? इनके नाम से। और यद्यपि कुषाणों की महती शक्ति के समक्ष कुलिंदों ने अपने पर्वतीय भूभाग तक ही संतुष्ट रखना पड़ा था। यानी जो कुषाण थे, कुषाण आ गए थे तो कुषाणों की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। कनिष्क वहाँ का सम्राट था, तो कुलिंदों ने सोचा कि नीचे क्यों जाएँ, हम प्लेन में क्यों जाएँ? तो इसलिए हम अपने क्षेत्र को कहाँ रखते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में बनाए रखते हैं, ठीक है? संतुष्ट रहना पड़ा। तो महान कुषाण शासक कनिष्क के प्रथम परिवार को मध्य हिमालय में तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय है, ठीक है? कटौज का मत है कि इनके उत्तराधिकारियों द्वारा विजित किए गए प्रदेश को पूर्ववत अपने अधिकार में रखा और कुषाणों की मुद्राएँ जो हैं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और शिवालिक के समीप भी प्राप्त होती हैं, ठीक है? और लेकिन जो उत्तराखंड में कुषाण मुद्राएँ हैं, उससे जो हमें वो कुषाण मुद्राएँ मिली हैं, उनसे क्या पता चलता है? उनसे ये पता चलता है कि कुनिंदों के मैदानी भाग कुषाणों के अधिकार में चले गए थे। यानी अब देखो, अब हमें जो कुनिंदों की मुद्राएँ मिली हैं, वो कहाँ से मिली है? वो तराई क्षेत्र से भी मिली है, शिवालिक क्षेत्र से भी मिली हैं। यानी हम समझ सकते हैं कि हाँ, यानी यहाँ पे कभी न कभी इनका शासन तो रहा ही होगा। किसका? कुनिंदों का शासन रहा होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो नीचे तो कुषाणों का शासन था। तो यानी हम ये तर्क मान सकते हैं कि पहले कुनिंदों का शासन यहाँ रहा होगा, लेकिन जब ये कुषाण आए होंगे तो कुषाण ज़्यादा शक्तिशाली निकले। उन्होंने क्या किया, नीचे से उन्हें मार के भगाना शुरू किया और तब ये क्या हुआ, ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में रह गए। तो यहाँ जो बाकी जो इनकी पहले मुद्राएँ चलती थी, क्योंकि यहाँ पे इनका शासन था, तो यहीं पे क्या रह गई, इनकी मुद्राएँ यहीं पे पड़ी रह गई और फिर ये हमें बाद में मिली हैं अब। ठीक है? आगे बात करते हैं हम। मध्य हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में तब भी कुनिंदों का स्वतंत्र राज्य स्थापित था, ठीक है? मध्य हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश थे, पर्वतीय प्रदेशों में तो इनका स्वतंत्र राज्य रहा ही, लेकिन कुषाण सत्ता अधिक समय तक ना रह सकी और मैदानी क्षेत्र में वापस कौन आ गए फिर? वापस कुनिंद वंश आ गए थे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि अब ये भी हो सकता है कि कुषाणों के जाने के बाद वहाँ मुद्राएँ आई हों, तो मुद्राएँ जारी करी हों, तो वहाँ पे हो सकता है ये, ठीक है? फिर बात करते हैं कुषाणोत्तर काल में मध्य हिमालय में जिन गणराज्यों एवं राजवंशों के शासन का ज्ञान होता है, उनकी मुद्राओं से होता है, अभिलेखों से होता है, वे कौन-कौन सी हैं, ठीक है? यानी ऐसे जो राजवंश वगैरह हो गए, गणराज्य हो गए, जिनका ज्ञान हमें उनके किससे होता है? उनके द्वारा जो चले गए मुद्राएँ होती हैं, इनसे होता है, तो वो कौन-कौन से वंश हैं? पहला तो आ गया हमारा यौध्य वंश। इनका जो गणराज्य है, वो तीसरी से चौथी ईस्वी में बहुत शक्तिशाली था, ठीक है? मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में उनकी पुष्टि जो होती है वो कहाँ होती है? कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, जौनसार भावर क्षेत्र हो गया, काला डांडा हो गया, काला डांडा, गढ़वाल यानी लगभग लैंसडाउन वाले क्षेत्र हो गया और सहारनपुर में जो है ये अत्यधिक मात्रा में इनकी मुद्राओं की प्राप्ति होती है। यानी ये जो मिलते हैं हमारे, ये देहरादून के इधर-इधर वाले क्षेत्र में मिलते हैं, पश्चिम वाले क्षेत्र में, ठीक है?
क्योंकि इनकी कैसे पता चला, क्योंकि इनकी मुद्राएं ज़्यादातर मात्रा में वहीं से मिली हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया परवर्ती कुलिंद, जो पर्वतीय प्रदेश में मैदानी भागों पर क्रमशः कुषाण योद्धा का अधिकार हो जाने के बाद भी पर्वतीय प्रदेश में किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। यानी अब नीचे मैदानी क्षेत्रों में पहले तो कुषाण आ गए, कुषाण जब कुषाण गए, फिर इसके बाद योद्धे भी आ गए। तो यानी अगर हमें ये कहा जा सकता है कि जो ये कुलिंद थे, ठीक है, ये जो कुलिंद थे, ये जो है कुलिंद जो थे ये किस किस के समकालीन हो गए। एक तो कुलिंद हो गए हमारे कुषाणों के समकालीन हो गए, फिर योद्धा के भी समकालीन हो गए, यानी इन दोनों के समकालीन हो गए। क्योंकि ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी शासन कर ही रहे हैं, भले ही ये एक दूसरे को बदलते रहे, रिप्लेस करते रहे, लेकिन कुषाण जो है वो कुलिंद जो है वो तो उस पर शासन कर ही रहे हैं पहाड़ों पे जैसे तैसे करके, ठीक है। फिर आ गया युगशैल का वर्षगांठ गोत्रीय वंश, ठीक है। युगशैल का जो गोत्रीय वंश है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि कालसी प्रदेश में शासन कर रहा था। जो कि कहाँ पर शासन कर रहा था? कालसी प्रदेश। कालसी कहाँ पड़ता है? देहरादून वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये हो गया, ये देहरादून वाला क्षेत्र हो गया। और इसके करता है जिसके प्रतापी जो राजा सीलवर्मन थे, जिसके प्रतापी राजा कौन थे? राजा सीलवर्मन थे। और यमुना नदी के कौन से तट पर पाया गया है ये बाएं तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने, ठीक है। यमुना नदी के बाएं तट पर, यमुना नदी हो गई और इसका बाएं तट कौन सा हो गया? ये हो गया। यहाँ पे क्या है? अश्वमेध यज्ञ करे थे इन्होंने, ठीक है। जो ये हमारे सील वर्मन जी हैं, शील वर्मन में यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ करे थे यहाँ पे, तो इनका उल्लेख आता है कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। डॉक्टर कटोच का मानना है कि गुप्तकालीन जो तीसरी से 5वीं शताब्दी है, इसके मध्य में क्या होता है? राजनीतिक इतिहास अभी भी तामाच्छन्न है। तामाच्छन्न यानी अंधेरे में, अंधकार में अभी थोड़ा सा ढका है। यहाँ से इतनी ज़्यादा पुष्टि जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। गुप्तकालीन जो तीसरी से 5वीं सदी थी, ठीक है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति लेख हो गया, लाखामंडल से खंडित लाखामंडल जो हो गया, खंडित शिलालेख, उसके से तत्कालीन स्वरूप की और एक अपूर्ण रूपरेखा तो हमें मिल ही जाती है, ठीक है। रूपरेखा ही मिलती है हमें, अपूर्ण रूपरेखा मिलती है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की जो प्रयास प्रशस्ति लेख है उसमें नेपाल के पश्चिम में स्थित, नेपाल जो है, नेपाल हमारा ये रहा नेपाल, इसके पश्चिम में स्थित, पश्चिम में कौन? अपना उत्तराखंड ही है, ठीक है। पश्चिम में स्थित करतपुर का समीकरण गढ़वाल और कुमाऊं से किया है, जिसमें रुहेलखंड और यमुना का प्रदेश भी शामिल रहा होगा। यानी जो समुद्रगुप्त है उसने क्या कहा है कि जो नेपाल देश था इसके पश्चिम का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या क्या आता है? और कृतपुर साम्राज्य में कुमाऊँ हो गया, गढ़वाल हो गया, उसके अलावा जो ये नीचे रुहेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, और ये वाला, उसके बाद ये यमुना नदी के पश्चिम का भाग भी हो गया थोड़ा थोड़ा। ये सारा सारा क्या है? ये इसके अनुसार समुद्रगुप्त की प्राक प्रशस्ति में इन्हीं को दे रखा है, ठीक है। इनके अंडर ही था ये। उसके बाद आगे बात करते हैं। लाखामंडल के खंडित शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि यमुना के किनारे स्थित लाखामंडल के आसपास का क्षेत्र उस समय उसके राज्य के अंतर्गत था। यानी जो ये समुद्रगुप्त है उसके अंदर में ही था, जो लाखामंडल से खंडित शिलालेख मिले हैं, ठीक है। यामुन प्रदेश में यानी यामुन यानी यमुना नदी प्रदेश में यमुना नदी प्रदेश में कालसी के आसपास पूर्व गुप्त काल से यादवों की एक शाखा यहाँ पे शासन करे थे, ठीक है। पूर्व गुप्त काल से, जब लगभग गुप्त आए थे, गुप्त वंश का स्टार्ट ही हुआ था, तो वहाँ से वहीं उसी टाइम से लगभग उसके आसपास से ही जो है यादवों की एक शाखा यहाँ पे पहले से ही शासन कर रही थी कालसी के आसपास, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का प्रताप जो है वो ढलने लगा था, और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः मध्य हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन आया। और उसके बाद हमें क्या मिला? जो यहाँ तब उपरांत यहाँ परंपरागत राजवंश शासन कर रहे थे, जिनमें कोई कौन थे? यादव थे और नाग थे। वो क्या हो गए? फिर प्रधान हो गए, यादव और नाग, ठीक है। इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। यशवंत सिंह कटौच के अनुसार हमें ईश्वरा की जानकारी, ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से होता है। जो यदुवंशी राजाओं का जो ज्ञान होता है हमें, यदुवंशी राजाओं के बारे में जो पता चलता है हमें, वो किससे पता चलता है? लाखामंडल प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि किसकी? ईश्वरा की है, राजकुमारी ईश्वरा की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रशस्ति में जो इस राजवंश की 11 पीढ़ी के 12 शासकों का नाम मिलता है, ठीक है। जो ये लाखामंडल है, लाखामंडल में जो ये राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है, उसमें कितने लोगों का वर्णन मिलता है? इसमें 12 लोगों का वर्णन मिलता है। कितनी पीढ़ी के वो थे? 11 पीढ़ी के 12 लोग थे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 12 शासकों का नाम उद्धृत है, और जिनकी स्थिति प्राक गुप्त काल से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी। यानी जो गुप्त काल हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद से लेके कब तक रही होगी? जब तक हर्षवर्धन नहीं आ जाता है,
तब तक रही होगी लगभग। ठीक है, प्रशस्ति में यमुना प्रदेश में के यदुओं की राजधानी जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, सिंहपुर बताई गई है। ठीक है, जो प्रशस्ति थी उसमें यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी, ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति था इसमें यमुना प्रदेश के जो यादव रहते थे या यदु रहते थे, इनकी जो राजधानी बताई गई है क्या बताई गई है, सिंहपुर बताई गई है। सिंहपुर जो है लाखामंडल प्रशस्ति का सिंहपुर हो सकता है। ठीक है, जो लाखामंडल प्रशस्ति है उसमें जो लिखा हुआ है सिंहपुर का, जिस सिंहपुर का वर्णन है वो उनकी वो राजधानी हो सकती है। किसकी राजधानी, यदुओं की राजधानी। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे आगे की बात। फिर 6ठी-7वीं शताब्दी में यहाँ नागवंश का अस्तित्व का पता चलता है, 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, किसका पता चलता है, नागवंश का पता चलता है। इस सूचना का मुख्य स्रोत जो है वो त्रिशूल लेख है, जो कि गोपेश्वर और गोपेश्वर कहाँ पड़ता है, गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, ये जो इस वंश का है, जो यहाँ पे नागवंश था, इसका जो उल्लेख मिलता है, जो नागवंश के उल्लेख वो किससे मिलता है, जो त्रिशूल लेख मिला है, कहाँ से, गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला है। ठीक है, अब ये जो गोपेश्वर गढ़वाल से त्रिशूल लेख मिला है, इसमें कितने 4 नाग राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्रमागत नाम दिए गए हैं जो कि हैं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ठीक है, जो इस गोपेश्वर मंदिर लेख है, गोपेश्वर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। गोपेश्वर मंदिर लेख में, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में जो नाम दिए गए हैं नागवंशी राजाओं के, वो क्या-क्या हैं? तो कौन-सा हो गया, पहला स्कंदनाग हो गया, स्कंदनाग के बाद हो गया बिभुनाग, फिर हो गया अंशुनाग, अंशुनाग के बाद क्या हो गया लास्ट में, उम, गणपति वर्मन। ठीक है, ये हो गया। गणपति जो है वो उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। जो उत्तरी नागवंश था उसका सबसे शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। उसका राज्य का विस्तार जो है वो हिमालय में कृतपुर में विस्तृत होने का अनुमान होता है। ठीक है, गढ़वाल तथा पास पड़ोस वाला क्षेत्र जो हो गया, ठीक है, यहाँ होने का इसका अनुमान मिलता है। किसका अनुमान मिलता है, गणपति नाग का। और गणपति नाग ने जो है त्रिशूल लेख, इसके इस याद जानकारी कहाँ से मिलती है, जो हमें नागवंश की जानकारी मिलती है तो वो मिलती है हमें त्रिशूल लेख से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हर्षवर्धन के मध्यकाल के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है, ये यहाँ से पढ़ा है हमने, जो साहित्य थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात की है कि गढ़वाल और कुमाऊनी का उल्लेख दिया गया है, गढ़वाल कुमाऊँ की बात की गई है। तो ऋग्वेद में जो है उसे ऋषि महर्षि की पूर्ण भूमि वगैरह कहा गया है। लेकिन जो ऋग्वेद है या वेद, जो भी सारे वेद हैं उसमें क्या है, गढ़वाल का ही सिर्फ वर्णन मिलता है, कुमाऊँ का कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, उसमें उत्तर कुरु का निवास स्थान का उल्लेख है, उत्तर कुरु प्रदेश का उल्लेख है। और कौशितकी ब्राह्मण हो गया, वहाँ पे वाक देवी का निवास स्थान, उसमें वाक देवी के निवास स्थान जो है बद्रिकाश्रम, वो बता रखा है। ठीक है, उत्तराखंड की जो पावनता है उसकी प्रशंसा में केदारखंड हो गए, मानस खंड हो गए, और दोनों के दोनों केदारखंड मानस खंड किसके अवयव हैं, वो स्कंद पुराण के अवयव हैं। ठीक है, और जो शिव जी हैं उन्होंने मतलब जो केदारखंड कह दो, या शिव जी ने पार्वती जी को जो 5 हिमालयी राज्यों के बारे में बताया था, तो या फिर कह सकते हैं कि केदारखंड में जो उल्लेखित 5 हिमालयी प्रदेश हैं उनके बारे में बताओ। तो उनके में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो हमें क्या देखना है कि 5 इसमें जो है वो टोटल खंड में बाँटा गया है हिमालय को। एक हो गया नेपाल हिमालय हो गया, मानस हिमालय हो गया, केदार हो गया, जालंधर हो गया, कश्मीर हो गया। ठीक है, ये 5 नाम मिलते हैं इसमें। एक बार और मेरे साथ रिपीट करेंगे, नेपाल हो गया, मानस हो गया, केदार हो गया, जालंधर हो गया, कश्मीर हो गया। नेपाल हो गया, मानस हो गया, केदार हो गया, जालंधर हो गया, कश्मीर हो गया। नेपाल हो गया, मानस हो गया, केदार हो गया, जालंधर हो गया, कश्मीर हो गया। 5 नाम अच्छे से याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गढ़वाल जो केदारखंड है इसमें सिर्फ इतना ही नहीं दिया है, इसमें गढ़वाल के बारे में और डिटेल से दिया गया है। तो हम पूछेंगे और क्या डिटेल दी गई है, तो इसमें बताता है कि हाँ, ये 50 योजन लंबा था, 30 योजन चौड़ा था, और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार कहाँ से बताया था हमने, विस्तार बढ़ा था गंगा द्वार से लेके बदाड़ पर्वत श्रेणी तक, फिर नीचे हो गया, मतलब ये इधर तमसा या टोंस नदी से लेके यहाँ से बदाड़ पर्वत तक हो गया था। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने माया द्वार से लेके हिमालय तक हो गया था, माया द्वार या हरिद्वार से लेके हिमालय तक हो गया था गंगा द्वार से। उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि यहाँ पे देवता वगैरह का भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं यहाँ पे। फिर और आगे बात करेंगे तो और आगे में क्या बताया गया है कि केदारखंडल में जो यहाँ जिसने यहाँ पे तपस्या करी थी गढ़वाल में, उसके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि वेद व्यास जो ऋषि हैं उन्होंने षष्ठी लक्ष्य कार्य संहिता की रचना करी है। ठीक है, उसके बाद आ गया जन्मजय आ गया, जन्मजय जिसने ब्रह्म हत्या कर दी थी, तो पश्चाताप के लिए यहाँ पे आया था व्यास गुफा में, बद्रिकाश्रम में, जहाँ पे वेद व्यास जी ने इसे पूरी महाभारत की कथा सुनाई थी। उसके बाद फिर आगे कि देवप्रयाग को जो है वो एक समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, और समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। और एक इसमें जो है देवप्रयाग में जो है देवप्रयाग की प्रशंसा जो है वो 1 से अधिक श्लोक में, 1000 से अधिक श्लोकों में की गई है। ठीक है, इसी ग्रंथ में।
उसके बाद आगे बात करेंगे, फिर श्री क्षेत्र आया, श्री क्षेत्र या श्रीनगर आ गया। श्रीनगर जो है वहाँ, यहाँ पर किसने वध किया था? कोलासुर ने कोलासुर का वध किया था किसने? सतनय नरेश संग ने। सतनय संग नरेश ने कोलापुर का, कोलासुर का वध किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मानस खंड के बारे में। मानस खंड जो है वो उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। वो मानस खंड में जो वर्णन है वो किसका है? कूर्मांचल पर्वत का है, जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में पूर्वी भाग में स्थित है। और इसमें जो है कूर्म अवतार की संज्ञा दी गई, इसमें कूर्म अवतार के बारे में बताया गया था। ठीक है, और अयोध्या नरेश जो थे, ऋतुपर्ण और लक्ष्मी हो गए, राम हो गया, सीता हो गया, ये सब कुरुमांचल में पहुंचे थे। जागेश्वर जी, जागेश्वर में शिव जी ने तपस्या करी थी, यहीं पे इस जागेश्वर में ही कार्तिकेय का जन्म हुआ था। फिर हो गए बनपर में से ऋषि धौम्य जो थे, उन्होंने ये युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया गया है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि किस पर्व में जो है ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया, तो हमें याद रखना है वो कौन से पर्व में बताया था? वन पर्व में बताया था। उसके बाद बात करते हैं कि क्या बताया था कि वही गंगा नदी जो है वो उतुंग शिखरों से, उतुंग यानी मस्त एकदम ऊंची शिखरों से आती है और यहाँ मंथर हो जाती है उसकी गति प्लेन में आके। तो वो क्या चीज़ है? वही क्षेत्र क्या है? गंगा द्वार है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़े थे, फिर इन्होंने कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ सुबाहु विषय में, सुबाहुपुर में। अब मतलब क्या नाम है, अपने सेवकों को और सामग्री को यहाँ रख दिया था इन्होंने, और फिर खुद जो है ये चले गए थे, हिमवंतगिरी के लिए चल पड़े थे, जो पर्वत श्रेणी थी वगैरह। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वहाँ से घूम के कैलाश पर्वत, नर पर्वत, नारायण पर्वत, बद्रीश पर्वत, मगधनाथन हो गया, विशाल हो गया, ये सब घूम के वापस ये आ गए थे सुबाहु विषय में ही। वहाँ पे उन्होंने अपना सामान, अपने साथियों का सामान लिया, सेवकों को लिया और वापस अपने आश्रम में लौट गए। कौन से मार्ग से लौटे? तो वो दामुन के मार्ग से लौटे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कुमाऊँ गढ़वाल का सबसे प्राचीन नाम यही प्रतीत होते हैं कि पर्वत और हिमवंत वगैरह। और इसके बाद हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि जो गढ़वाल और कुमाऊँ हैं उसमें वो किसके अंग हैं? वो उत्तर कुरु के ही अंग हैं। और मानव महात्म समिति में मानव महात्म काल में समिति मात्रा में कृषि कार्यों के परिचायक हैं, तथापि इस क्षेत्र में कृषि का व्यापक विस्तार का श्रेय जो जाता है वो कुरुजनों को जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या हो गया? महाकाव्य में ये तो सब छोड़ो, फिर आदि पर्व की बात करते हैं। आदि पर्व में क्या दे रखा है? उत्तर कुरु दक्षिण कुरु दोनों के बारे में जिक्र कर रखा है। और उसके बाद बताया गया है कि उत्तर दिग्विजय प्रसंग में उत्तराखंड की भौगोलिक एवं जातीय व्यवस्था को संदर्भित किया गया है। ठीक है, सभा पर्व में भारत द्वारा वर्णित जो है वो कौन सी है? उत्तर दिग्विजय प्रश्न है। इसमें जो है उत्तराखंड की जलवायु एवं जातीय व्यवस्था को संदर्भित किया गया है। ठीक है, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कुरु हो गया, उत्तर कुरु हो गया, देश कुरु देश, उत्तर कुरु देश हो गया, गंगा जल हो गया, बल संपन्न हो गया, औषधियाँ हो गई, भार हो गए, पीपले हो गए, स्वर्ण वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दी जाती थी। उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी सारी जनजातियों का उल्लेख मिलता है, और पर्वत और उत्तर कुरु हमारे इसी के कहते थे, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को। फिर बात करते हैं कि ऐरावत कुल की नागराज कन्या कौरव्य की कन्या थी उलूपी, उससे विवाह किया इन्होंने। और उसके बाद हम और आगे बात करेंगे तो ये नागों की राजधानी थी ये तब। गंगा द्वार जो है वो किसकी राजधानी थी? नागों की राजधानी थी। और सभा पर्व हो गया, अरण्यक पर्व हो गया, काफ़ी सारे, ये भीष्म पर्व हो गया, इसमें कुनिंद विषय का उल्लेख मिलता है। कुनिंदों की राजधानी सुबाहु थी इस टाइम पे, यहाँ पे पांडवों ने एक रात विश्राम किया था। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे की, तो वही है कि अब यहाँ पे तीन तीन लोगों का उल्लेख मिल गया हमें। एक तो नागराज कौरव्य हो गया, दूसरे सुबाहुपुर हो गए, सुबाहुपुर पे सुबाहु राजा हो गए, और तीसरा बाणासुर का पता चल गया हमें। ठीक है, और मध्य हिमालय में ये सारी जातियाँ जो है महाभारत की रचना के समय कहाँ पे निवास करती थी? उत्तर कुरु के क्षेत्र में निवास करती थी। फिर कांस्य युग आया, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कांस्य युग के मानव ने 7वीं शताब्दी के ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया था। और मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि कलकूट हो गया, कलून हो गया, कत्री हो गया, युगांधर हो गया, भारद्वाज हो गया, ये सारे नाम मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जनपद जो है वो कुरु और पांचाल राज्यों के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, ये जनपद कहाँ स्थित थे? कुरु और पांचाल के उत्तर में स्थित थे। बाकी इसके बारे में दे रखा है, फिर आगे इतना कुछ ऐसा खास है नहीं। अब सम्राट अशोक के जो ये शिलालेख है इसके बारे में बताया गया है कि हाँ, कि इसमें क्या क्या है, कहाँ पे थे। ये देहरादून में जनपद में स्थित है, कालसी में है। और वही चीज़ है कि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म वगैरह आया था इसके टाइम पे आया था। फिर सेनापानी आ गया, सेनापानी जो प्राप्त है स्तूप हैं, जो भग्नावशेष वगैरह मिले हैं वो किससे थे? वो शुंग काल से थे। ठीक है हमारा, और इसके बाद हम देखेंगे कि यशवंत सिंह कटौच के अनुसार जो कुड़िंदु सत्ता की जो स्रोत है वो क्या है? वो एक उनकी मुद्राएं वगैरह हैं, और कुड़िंदों की मुद्राएं जो हैं कब से कब तक मिली? 200 से 300 ईस्वी तक मिली हैं।
और दूसरे पूर्व से 300 ईस्वी तक है, जो कि 3 प्रकार की हैं। एक अमोघपुती हो गया, दूसरा हो गया अल्मोड़ा प्रकार की हो गया, तीसरा क्या हो गया चत्रेश्वर प्रकार की हो गया। सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं, सारी मुद्राएं जो हैं रजत तांबे की बनी होती थी ये। और इसमें क्या था, 54 मुद्राएं जो हैं वो मिली हैं कत्यूर घाटी से। चत्रेश्वर प्रकार में क्या है, चत्रेश्वर प्रकार में है, छत्रेश्वर प्रकार के देवता की पूजा की जाती है यहाँ पे है। और ठीक है, बाकी यही है। फिर योध्या वंश आया। योध्या वंश जो है वो वही देहरादून के इस क्षेत्र में अपोजिट सेक्शन में वो कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, उनकी मुद्राएं भी काफ़ी मिली हैं। फिर उसके बाद आ गया परवर्ती कुनिंद आ गया। परवर्ती कुनिंद जो है वो कुषाण और योध्या के जाने के उपरांत भी पर्वतीय प्रदेश में किसी न किसी रूप में शासन करते रहे हैं। ठीक है, करते रहे ये कौन कौन शासन करते रहे, कुनिंद शासन करते रहे। फिर उसके बाद योगशैल का आ गया। इसमें क्या है, गोत्रीय वंश हो गया, कालसी हो गया, यहाँ पे राज कर रहे थे। गोत्रीय वंश जो कि कालसी वंश में राज कर रहा था, इसका प्रतापी शासक कौन था, सीलवर्मन था। बाएं तट पे इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे यमुना नदी के। फिर हम और आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उसमें नेपाल के पश्चिम में स्थित कृतपुर का समीकरण जो है वो गढ़वाल कुमाऊं से लिया होगा इन्होंने। ठीक है, और बात करते हैं तो इसमें रुहेलखंड हो गया, यमुना का पश्चिमी भाग हो गया, आदि क्षेत्र हो गया। और यादवों की एक शाखा शासन कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल में। फिर हमारा आगे गुप्त साम्राज्य में गुप्त राजवंश जो है वो ढलने लगा, और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन आया, और यहाँ पे राजवंश शासन कर रहे थे। उसमें नाग और यादव प्रमुख हो गए। फिर यदुवंशी के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से मिलती है, और जो कि क्या नाम है सिंगापुर वगैरह में है। फिर यहाँ पे गणपति नाग भी इसी टाइम पे थे, लगभग नाग भी। तो उस वंश के त्रिशूल लेख का गोपेश्वर मंडल में प्राप्त होना है। ठीक है, इस सूचना का मुख्य स्रोत है कि नागवंश के अस्तित्व का पता चलता रहे छठी से 7वीं शताब्दी में पता चला था। उसका भी उल्लेख क्या है कि इनका जो त्रिशूल लेख है गोपेश्वर का वो है। फिर चार नाग नरेशों के क्रमागत नाम दिए गए। ठीक है, स्कंद नाग हो गया, विभु नाग हो गया, अंशु नाग हो गया, गणपति नाग हो गया। यहाँ पे इसकी क्या है, अलग अलग और भी ज़्यादा अलग अलग वो हैं, 4 नरेशों के नाम है ये। ठीक है, फिर बात करेंगे कि राज्य विस्तार में हिमालय में कृतपुर से लेके विस्तार होने की संभावना है हिमालय में। ठीक है, राज्य इनका विस्तार के वगैरह का कहाँ से कहाँ तक था। फिर हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन का कन्याकुब्ज वगैरह में वर्धन वंश का अंत हो गया। उसके बाद कन्याकुब्ज जो है वो स्वतंत्र हो गया। कन्याकुब्ज पे फिर इन्होंने ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो कुनिंदों के राज्य से विघटित होकर एक छोटे समय के लिए हर्ष के टाइम पे आ गई थी, हर्ष के काल पे आ गई थी। इन जनपदों की सूचना वो किसने दी थी, युआन चौड़ ने दी थी, चीनी यात्री जो था युआन चौड़ ने। फिर इसके बाद आ गई शत्रुघ्न आ गई, शत्रुघ्न राजधानी आ गई। फिर ये चीनी यात्री के अनुसार गंगा बहती थी, यहाँ पे ऊंचे पर्वत शिखर थे, और यहाँ यमुना जो है वो भी मध्य से बहती थी। ठीक हो गया। और बाकी इसके बाद आ गया पौरव वंश का ब्रह्मपुर राज्य, जो कि सबसे शक्तिशाली और जैसे कि सबसे ज़्यादा विस्तार वाला यह क्षेत्र था। कौन सी नदी के तट पर था, ब्रह्मपुर कर्नाली नदी के तट पर था। और इसके अनुसार जो है हिमालय में सुवर्ण गोत्र देश है, तथा इससे ज्ञात होता है कि सोन वंशीय पौरव वंश के शासनकाल थे। यानी जो पौरव वंश की स्थापना की थी वो किसने करी थी, सोन वंश ने करी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं फिर कल। कल हम पढ़ेंगे जो ये वंश वगैरह है, पौरव वंश से रिलेटेड वंश है, और आगे और पढ़ेंगे। और बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय।